कहीं बात कर रही थी, उसी में अनबन हुआ था। उसी में एक बार भगी थी अपने मामा के यहाँ। अब मामा के यहाँ से या मामा नहीं बताया, न लेके आया घर पे। हम लोग प्रयास किए और प्रशासन द्वारा उस थाने पे लेके आए। और थाने पे लाने के बाद सुलहनामा हुआ और सुलहनामा में वो बोली कि हम ससुराल जाएंगे। लेकिन भैया हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसे षड्यंत्र हमारे साथ लोग कर। वाला गरीब आदमी का कौन सुनता है। बस यही तकलीफ है कि धरती पे गरीब आदमी का और अनपढ़ लोगों का गुजारा नहीं है क्या। बस यही हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, ऐसे दरोगा से, कि अगर आप पढ़े लिखे ठीक है, कोई लिखवा दिया, हम ही लिखवा दिए किसी के बारे में, तो आपका काम है जांच करना। लेकिन क्या जांच करना, पैसा लेके उल्टे हमें केस लगा देना। यही काम किए हरिंदर वर्तमान उस समय के वो कैसे लूट खसोट मचाते हैं चंद पैसों के लिए। एक बेगुनाह परिवार को, एक पिता को, एक माँ को, एक पूरे बेसहारा परिवार को दर दर भटकाते रहे। पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खाता रहा और विनती करता रहा पुलिस प्रशासन से कि साहब हमें छोड़ दिया जाए, हम बेगुनाह हैं। लेकिन ना एक भी नहीं सुनी जाती है, एक भी नहीं सुनी जाती है। ठीक घटना उसी प्रकार से घटती है जैसे आपने महाभारत देखा रहा होगा। एक मामा ने कैसे पूरे महाभारत से कौरव और पांडवों के परिवार को विध्वंस कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से एक शकुनी मामा ने कैसे एक परिवार को विध्वंस कर दिया। एक हंसता खेलता जो परिवार था आजमगढ़ जिले का, एक हंसता खेलता परिवार, उसको कैसे बिखेर कर रख दिया। घर बार बिक गया, पूरा परिवार बिखर गया। निर्दोष के ऊपर पुलिस प्रशासन लगातार लाठी से प्रहार करता रहा, डंडे से प्रहार करता रहा। आखिरकार इनका दोष क्या था? आखिरकार कहाँ मर गया मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट जिसे कहा जाता है? कहाँ मर गया भारत का कानून? कहाँ चला गया संविधान? नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को 13 महीने जेल में रखती है। जी हाँ, ये घटना है आजमगढ़ जिले की। आजमगढ़ का एक मसोना गांव पड़ता है और थाना पड़ता है जीएनपुर। दरोगा जी हैं जिनको इतना ज्ञान हो गया, हमको लगता है कि दरोगा जी या तो कानून पढ़े नहीं हैं या कानून पढ़े हैं, या दरोगा बन गए हैं तो प्रमोशन से बन गए हैं। एक ऐसी घटना जिसको सुनाएंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। दीपू गौड़ जो हैं वो 13 महीने जेल काट कर आते हैं साहब। केवल गुनाह इनका इतना है कि ये एक शादी करते हैं 2019 में, और शादी करने के बाद इनकी पत्नी 2.5 महीने बाद इनके घर से प्रेमी के साथ इनकी पत्नी जो है वो भाग जाती हैं। फिर गलती कहाँ इनसे होती है कि पत्नी को फिर से स्वीकार कर लेते हैं। इसी जीएनपुर थाने में 5 लोग लड़की के पक्ष से, 5 लोग लड़के के पक्ष से सुलहनामे पर हस्ताक्षर करके ये फिर से इनको अपना लेते हैं पत्नी को। शायद वही गलती कर गए, और गलती इतनी बड़ी कर गए कि इनको 13 महीने की जेल हो जाती है। और पुलिस प्रशासन जो कानून है वो वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। और हरिंदर यादव जो यहाँ के दरोगा थे वर्तमान उस समय के, वो कैसे लूट खसोट मचाते हैं चंद पैसों के लिए। एक बेगुनाह परिवार को, एक पिता को, एक माँ को, एक पूरे बेसहारा परिवार को दर दर भटकाते रहे। पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खाता रहा और विनती करता रहा पुलिस प्रशासन से कि साहब हमें छोड़ दिया जाए, हम बेगुनाह हैं। लेकिन ना एक भी नहीं सुनी जाती है, एक भी नहीं सुनी जाती है। ठीक घटना उसी प्रकार से घटती है कि जैसे आपने महाभारत देखा रहा होगा। एक मामा ने कैसे पूरे महाभारत से कौरव और पांडवों के परिवार को विध्वंस कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से एक शकुनी मामा ने कैसे एक परिवार को विध्वंस कर दिया। एक हंसता खेलता जो परिवार था आजमगढ़ जिले का, एक हंसता खेलता परिवार, उसको कैसे बिखेर कर रख दिया। घर बार बिक गया, पूरा परिवार बिखर गया। माँ बाप भाई बहन दिल्ली में जो भी यहाँ से वहाँ तक थे वो कैसे बिखर गए। माँ बेटे का दर्द न देख पाकर वो उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया और वो तब से आज तक बिस्तर पर लेटी हुई हैं। लेकिन इसका मुख्य रूप से दोषी कौन है? जब दीपू निर्दोष ठहराए गए, पत्नी का पता चल जाता है, तो आखिरकार इसका मुख्य रूप से दोषी कौन है? सज़ा किसको मिलनी चाहिए? घर द्वार बिक जाता है साहब, धर्म से भी जाते हैं, धन से भी चले जाते हैं। इसके बाद की जो घटना है सीधा दीपू से जुड़ेंगे कि आखिरकार इनकी पत्नी से इनकी शादी कब होती है और कब वो अपने प्रेमी के साथ घर से यहाँ पर निकल जाती हैं, दोबारा क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर घर के जौरात धन को लेकर कैसे वो घर से निकल जाती हैं। सारी घटना इन्हीं सुनेंगे और सुनेंगे कि कैसे निर्दोष के ऊपर पुलिस प्रशासन लगातार लाठी से प्रहार करता रहा, डंडे से प्रहार करता रहा। आखिरकार इनका दोष क्या था? आखिरकार कहाँ मर गया मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट जिसे कहा जाता है? कहाँ मर गया भारत का कानून? कहाँ चला गया संविधान? और दरोगा जी आप कहाँ चले गए? केवल सस्पेंड नहीं हुए, ऐसे दरोगाओं का डिमोशन कर देना चाहिए जब ऐसे निर्दोष परिवार के साथ शायद ऐसे अत्याचार किया जाए, एक निर्दोष परिवार के साथ। दीपू जी ये बताइए, आपकी शादी पहली बार कब हुई थी?
जून में हुई थी 2019 में भैया। 19 में जी। और पत्नी आपके साथ कितने दिन रहती है? 2.5 महीने। केवल 2.5 महीने? जी। फिर क्या होता है आपके साथ? बस यही है कि वो कहीं बात कर रही थी, उसी में अनबन हुआ था, उसी में एक बार भगी थी अपने मामा के यहाँ। अब मामा के यहाँ से ही, मामा नहीं बताया, न लेके आया घर पे। हम लोग प्रयास किए और प्रशासन द्वारा उस थाने पे लेके आए, और थाने पे लाने के बाद सुलहनामा हुआ, और सुलहनामा में वो बोली कि हम ससुराल जाएंगे। लेकिन भैया हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसे षड्यंत्र हमारे साथ लोग कर रहे हैं। पहली बार भाग के आती हैं थाने में, एक कितने दिन बाद आती हैं? जब जैसे जाती हैं तो कितने दिन बाद? 4-5 दिन बाद। 4-5 दिन बाद थाने में आई? जी जी। फिर उसके बाद आपका परिवार जाता है? जी, परिवार जाता है, हमारा परिवार सीधा साधा, हम भी सीधे साधे। फिर उनका भी परिवार आता है? हाँ, उनका भी परिवार आता है, मेरी सास आती है, मेरे औरत का जो मामा है निरंजन गौड़ भी आते हैं, और वही इस खेल का रचयिता है। अच्छा, मामा जी, मामा कैसे शकुनी का रोल निभा रहे हैं आप देखते रह जाइए। जो घर का बचा कुचा धन था, जो जेवरात था, उसको कैसे एक साजिश के तहत पाने के लिए लड़की को फिर से 1 हफ्ते बाद पेश कर दिया जाता है, ताकि थाने में पेश कर दिया जाता है, और 5 लोग ससुराल से आते हैं और 5 लोग मायके से आते हैं। क्यों भैया? जी। फिर सुलहनामा पे सबका दस्तखत लिया जाता है? जी, दस्तखत इधर से 5 लोगों का, 5 लोगों का उधर से लिया जाता है। फिर से आपने अपनी पत्नी को अपना लिया? जी, हम अपना लिए, लेकिन मामा जो था वही षड्यंत्र किया और साजिश उसको सिखाया था कि दोबारा जाना, पूरा गहना पैसा लेके। कितने दिन बाद फिर से चली गई? 4-5 दिन बाद फिर भाग जाती है। अच्छा, दोपहर में फिर से 4-5 दिन बाद वो इस रचना को, इस चक्रव्यूह को रचने के बाद, पूरा खेल रचने के बाद, वो 4-5 दिन बाद जितना गहना गुड़िया घर का रहता है, चाहे वो इनके बड़े भाई की पत्नी का हो, चाहे वह स्वयं का हो, और जो घर में पूरा कमाया हुआ धन था, उसको लेकर रफू चक्कर हो जाती है। फिर जो ससुराल वाले हैं एक नया षड्यंत्र रचते हैं और मांग कर देते हैं, थाने में FIR दर्ज करवाते हैं इस मासूम परिवार के साथ। आप लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो जाता है? FIR कौन सी धारा लगती है? 364, 498, DP8 303/4। जी। दहेज प्रथा का भी आरोप लग जाता है आपके पास? दहेज प्रथा का सब कुछ आरोप लगा था। 4-5 केस लगाए थे दरोगा साहब ने। और दरोगा साहब को ये जानना चाहिए था कि अब मेरी सास से भी पूछा जाए कि अगर 20 तारीख को भगी थी दोपहर में, अब 20 तारीख को खोजने भी का टाइम नहीं दिया, हम लोग प्रयास किया, उसी दिन मुकदमा दर्ज करा दी। अब मुकदमा वो समझी कि अगर ये बाहर रहेगा तो ये खुद तलाश लेगा, इसको जल्दी से अंदर कराओ। और सही दरोगा मिल गए उन लोगों को, हाँ, कि तुरंत अंदर कर दो, इसको मौका मत दो। पैसा दोनों तरफ से हरेंद्र यादव लेते रहे। इधर से भी लेते रहे, बेसहारा बाप से भी लेते रहे, दीपू से पैसा लेते रहे, परिवार वालों से हटते रहे, और मामा से तो मानिए कि मामा से तो पैसा लेते ही रहे, ताकि इस नाजुक परिवार को, इस जो कह रहे हैं कि कम पढ़ा लिखा परिवार था, उसको कैसे अपने चक्रव्यूह में फंसा लिए हरेंद्र यादव जी। जब हम बताते गए तो बोले अबे अनपढ़ गवार तुम लोग क्या कह रहे थे कि हम निर्दोष हैं? जी, पूरा 11 दिन हमें थाने पे बैठाया गया था भैया। क्या रिएक्शन रहता था उनका? यही है कि शाम को जब होती थी रात में, तो रात में आके मारते थे जी। हमारी सास आ जाती थी, रात में पैसा दे देती थी। अच्छा जी, सास से भी पैसा लें और इधर लड़के के पिताजी से भी पैसा लें। कितनी वर्ष उम्र होगी बाबा जी आपकी? हमारे साहब 85 की उम्र है। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र गौड़। राजेंद्र गौड़ नाम है। सोचिए साहब, इनको दर दर भटकाते रहे हरेंद्र यादव जी। केवल वही किस लिए भटकाते रहे? इनको गुमराह करते रहे चंद पैसों के लिए, ताकि इनका खेत खलियान जो इन्होंने अपनी उम्र में बनाया था, गाड़ी 4 चक्का, जो धंधा पानी का वो था, रास्ता था, उसे भी पूरा खत्म कर दिए। पूरा खत्म कर दिए ना दादाजी? हाँ, बेच दिए हमने उसको। हाँ, धन से भी गए और धर्म से भी। जी हाँ, दोनों से चले गए। दोनों से चले गए। और हरेंद्र यादव के लिए केवल लगा था तो चंद पैसे के लिए जी। उनका हरदम वो चक्कर चलता रहा। जब भी होते थे तभी उठा ले जाते थे, बैठा देते थे। आते थे घर पे आपके, क्या बोलते थे? चलो तुम्हारा भी नाम है। हमने कहा साहब जब लड़के का नाम है तो हम बाप का नाम नहीं रहेगा तो आप कैसे हमारे घर आएंगे? यही इंसाफ है। वो किसकी पत्नी है तो उसकी इनकी सास बताई थी, तो उसका नाम रंजे गौड़ है। वो घर पर आया था कि भाई हमारा बंद है, छोड़ाएंगे। दौड़ते धूपते रहे, हम तो घर ही पर रहते थे, उससे भी पैसा लेते थे। हाँ, सब कुछ चला गया साहब, केवल अंधे कानून की वजह से। इज्जत गई, आबरू गई और सम्मान चला गया, धन चला गया, और बेशकीमती जो किसान है ये मुख्य रूप से, इनका खेत बाड़ी चला गया। कितना खेत बेचा दादा आपने? 5 बिस्सा साहब बेचे हैं। 5 बिस्सा? हाँ।
वर्तमान में कितनी कीमत होगी उस खेत की? इस समय साहब तो टाउन एरिया में है, उसकी कीमत 39 लाख है। 39 से 40 लाख रुपए कीमत है जी। अब हम बेचे हैं उसको 5 लाख में। और बेचे हैं 5 लाख में बेचे हैं साहब। 5 लाख में हाँ, बेचे हैं। तो बेच कर जिसका कर्ज था उसको दिए, अपना जो खाए पिए थे दुकान का उसको दिए और लड़के को छोड़ाए। सम्मान बचाने के लिए सिर्फ बेच दिया? जी हाँ, सम्मान बचाने के लिए। कहाँ मर गया है मानवाधिकार आयोग? कहाँ चले गए हैं अन्य प्रशासनिक अधिकारी? एसपी साहब, अगर आपका जमीर अब भी जिंदा हो तो इनका खेत वापस करवा दीजिए। इनका मान सम्मान तो आप वापस नहीं करवा पाएंगे, ये मेरा दावा है, लेकिन हाँ जो भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ से सांसद कौन है दादाजी आपके यहाँ से? हैं? दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव जी, आप निरहुआ दिनेश लाल यादव जी, आप यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, तो शायद कुछ आप ही कर दीजिए साहब। बड़ी बड़ी बातें आप सदन में करते हैं, बड़ी बड़ी बातें आप चुनाव के समय कर रहे थे, तो आइए ना इस परिवार को, जो आप अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, तो आइए इस परिवार को न्याय दिलाइए जिन्होंने संविधान लिखा होगा। नहीं तो वो भीमराव अम्बेडकर भी ऊपर से रोते रहे होंगे कि क्या साहब मैंने कैसा संविधान लिख दिया है जिसमें अपने ही लोग कुचले जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं और उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मामा जी ये बताइए, आप तो उस घटना के दौरान यहाँ पर उपस्थित थे, क्या क्या यातनाएं दी जा रही थी परिवार को? अरे बहुत ज़्यादा लोग प्रताड़ित करते थे इनको, लेकिन हम लोग भाई थोड़ा दूरी बना के रहते थे कि भाई हम लोग का भी नाम न डाल दे वो, और बड़ी बड़ी जालसाजी थी। ये डर रहता है? हाँ, डर बना रहता था कि भाई अब जान जाएंगे उनके मामा हैं तो ये भी जो इन्वॉल्व होंगे उसमें। हाँ। लेकिन ऐसी को हम लोग जान भी नहीं पाई कि ये उनके, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी हाँ, पिसता है। तो हम लोग दूरी बना कर गए थे उसके घर, मदद कर रहे थे दूर हाँ, दूर से। बिल्कुल मदद कर। हाँ, ये बताइए फिर कैसे, पत्नी कैसे आपकी पकड़ी गई मुख्य रूप से? ये चंद्रशेखर यादव सहयोग में थे। जब हम जेल से छूटे थे तो चंद्रशेखर यादव हमारे हल्का के उस समय थे, वो तो चले गए थे लॉकडाउन में, हरिंदर यादव, और जब हम जेल से आए थे तो चंद्रशेखर यादव थे। अच्छा। तो यही सब आके देखे घर परिवार और हमसे बात भी किए, तो उस समय हमको सभी झूठे ही नज़र आते थे साहब। जब हम इतना फंस चुके थे कि इन पे भी भरोसा नहीं था, लेकिन कहे बेटा घबराओ मत, हम वैसा कुछ काम नहीं करेंगे, तुम्हारा हिसाब सही रखेंगे, या जहाँ है सच्चाई को अगर जिंदा है या मुर्दा है सब हम निकालेंगे। हाँ, हम बोले साहब अगर जिंदा भी निकल जाए तो भी अच्छा है, मुर्दा निकल जाए तो भी अच्छा है, लेकिन निकलना चाहिए। आखिर हरिंदर यादव क्यों नहीं निकालें, क्यों अजमंजस में इस कहानी को छोड़ गए? हरिंदर यादव को जानबूझकर छुट्टी पर भेज दिया जाता है, ये मैं आपको बता दूं। उनको जानबूझकर, जब कोई ऐसा मामला होता है, बड़ा जघन्य मामला हो जाता है, किसी दरोगा से, किसी बड़े अधिकारी से गलती हो जाती है, या तो उसको छुट्टी पर भेज दिया जाता है या तो उसको तबादला कर दिया जाता है। फिर परिवार को संपत्ति देने के लिए एक दूसरा दरोगा उसी जिले में, उसी थाने पर नियुक्त कर दिया जाता है। फिर आता है, इनको संपत्ति देता है, और फिर इनकी पत्नी को, चंद्रशेखर जो थे, अपनी निष्ठा को दिखाते हुए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए इनकी पत्नी को लाते हैं, और फिर पूरा परिवार जद्दोजहद के साथ लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद, इज्जत आबरू बेचने के बाद, अपने बेटे को किसी न किसी प्रकार से छुड़ा लेती है। जी। क्या मांग करना चाहिए? मांग यही है कि अब उन्हीं से हमें वसूली करवाए सरकार, बस। हरिंदर यादव से ही हमारी जो लिए हैं हमारा पैसा, हमें उनसे ही, हम नहीं उनको फंसाएंगे। हमारा खेत बाड़ी वापस कर दें, हम उनको छोड़ देंगे। हमारा खेत बाड़ी, हमारा समय तो हमारा बर्बाद कर चुके। जो हमारा जीवन था इस धरती पे, कितना खुशी से जीते खाते थे, वो तो सारा ले भी थे। धंधा पानी भी आपका चौपट कर दिए। धंधा पानी क्या बेचना पड़ गया था बाबू आपको? खेत उसमें बिक गया है, गाड़ी बिक गई है। हम अभी भी बोलते जाते हैं कि अगर आज भी अगर हमारा कुछ भी झूठा है तो आज भी जांच कर दी जाए हमारी। आज भी हम तैयार हैं, लेकिन अब हमारी कोई बात ही नहीं रखता है। कोई सुनने वाला? कोई नहीं सुनने वाला। गरीब आदमी का कौन सुनता है? बस यही तकलीफ है कि इस धरती पे गरीब आदमी का और अनपढ़ लोगों का गुजारा नहीं है क्या? बस यही हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, ऐसे दरोगा से, कि अगर आप पढ़े लिखे ठीक है, कोई लिखवा दिया, हम ही लिखवा दिए किसी के बारे में, तो आपका काम है जांच करना। लेकिन क्या जांच करना? पैसा लेके उल्टे हमारे पे केस लगा देना। यही काम किए हरिंदर यादव। ऐसा दरोगा नहीं होना चाहिए। शायद उनको, वो यूपीएससी के भी लायक नहीं है। उनका डिमोशन जहां भी हो तत्काल कर देना चाहिए, नहीं तो ये पूरे यूपी पुलिस पर धब्बा है। और योगी जी, आपका राम राज कहीं रावण राज में न बदल जाए, इसके लिए थोड़ा सा आप भी सजग हो जाइए। क्योंकि जो ये चिल्लम चुल्ली करते हैं यूपी पुलिस वाले चंद पैसों के लिए, आपको तो अपनों तो डूबेंगे और आपको भी ले डूबेंगे।
निरहुआ लाल, दिनेश लाल यादव जी, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है साहब, किसी की पत्नी एक बार जाती है, 2 बार जाती है, लेकिन पुलिस वालों की आंख नहीं खुलती है। और यही पत्नी है, इनका चरित्र देख लीजिए साहब। और 7 फेरों के बंधन में इन्हीं दीपू के साथ वो बनती हैं, 7 फेरों के साथ, और कसम खाती हैं कि मैं आपके अलावा किसी को नहीं देखूंगी। लेकिन चंद 2.5 महीने नहीं लगते हैं, वो 7 फेरों के सातों वचन तोड़कर अपने प्रेमी के साथ निकल जाती हैं। तो आइए ना, इस परिवार को न्याय दिलाइए। आइए, इनकी इज्जत जो गई है, आप सबके सामने इनको सम्मानित कीजिए। अपने परिवार के साथ बीजेपी कार्यालय पर बुलाइए, इनका सम्मान करिए। कहाँ खो गया पक्ष विपक्ष, केवल चुनाव के समय साहब आप आएंगे। मानवाधिकार आयोग से मेरा निवेदन है कि अगर आप में भी थोड़ा सा भी सहजता और सजगता बची है, आप तो शिक्षित हैं साहब, तो आइए ना, इस परिवार को सम्मान दिलाते हैं। चलिए, अब आज इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं आप, न्याय संविधान के बारे में क्या सोचते हैं आप, उत्तर प्रदेश के पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार जरूर बताएं। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।